दोस्तों, ये है ज्ञानधारा चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी विषय का, जिसके अंतर्गत हमने प्रथम प्रश्न पत्र उठाया था, जिसमें कुल 80 प्रश्नों को हमने सॉल्व कर लिया था। तो आइए इस वीडियो में 80 प्रश्न से आगे के जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो जो पहला प्रश्न है 81 नंबर कि निम्नलिखित में से इटली के एक सांख्यिकीविद द्वारा आय के वितरण मापन हेतु विकसित की गई विधि है। Which of the following is a measure of distribution of income developed by an Italian statistician? ऑप्शंस हैं आपके पास कैंडल विधि, कैंडल मेथड, बेसल विधि, गिनी गुणांक विधि मतलब गिनी कोफिशिएंट मेथड एंड वीवर विधि। तो आप बताइए कि इनमें से क्या विकल्प आपका सही हो सकता है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि इटली का कौन सा सांख्यिकी विधि है, जो भी आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। जैसे ही आप इसको पकड़ पाएंगे आपका आंसर सही हो जाएगा। कौन सा? वो है आपका गिनी गुणांक विधि। ओके, तो इटली का कौन सांख्यिकी विधि था उसको आपको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके बताना है। अगला प्रश्न आपका जो है स्टेट से वो भी है कि कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक डैश 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 के नाम से भी जाना जाता है। द कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज नोन एज, आल्सो नोन एज। ऑप्शन दिए हुए हैं कोट सहसंबंध मतलब रैंक कोरिलेशन, दूसरा है गुणन आघूर्ण सहसंबंध प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तीसरा है विचलन गुणांक सहसंबंध डेविएशन कोएफिशिएंट कोरिलेशन, और चौथा है मानक विचलन का सह उत्पाद बाई प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो है आपका गुणन आघूर्ण सहसंबंध गुणांक प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट। आपके दिमाग में तुरंत कार्ल पियर्सन का जो सहसंबंध का जो फार्मूला है आपके दिमाग में आ गया होगा। तो आप तुरंत उसको क्या करें, कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें, जिससे कि आपका रिवीजन भी हो जाए। और कार्ल पियर्सन के अलावा स्पीयरमैन का सहसंबंध गुणांक भी आपने पढ़ा होगा, तो उसका क्या फार्मूला है वो भी आप पोस्ट करें, जिससे कि आपका रिवीजन होता रहे। अगला जो आपका प्रश्न है पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वह कथन जो सही नहीं है को छांटिए। फाइंड आउट द स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट करेक्ट। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस हैं। आइए देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है कि समांतर माध्य से मदों के विचलन का योग सदा शून्य के बराबर होता है। द सम ऑफ डेविएशंस ऑफ आइटम्स अबाउट अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। और दूसरा है आपका कि समानांतर माध्य चरम मूल्यों द्वारा प्रभावित होता है। अरिथमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। तीसरा है आपका अपवर्जी कॉमा समावेशी एवं असमान वर्ग अंतराल की स्थितियों में समानांतर माध्य का परिकलन भिन्न भिन्न तरीके से होता है। द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग अरिथमेटिक मीन आर डिफरेंट इन केस ऑफ एक्सक्लूसिव कॉमा इंक्लूसिव एंड अनइक्वल क्लास इंटरवल्स। और चौथा है आपका समानांतर माध्य का परिकलन सभी प्रेक्षणों पर आधारित होता है। कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन्स इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस। अब आपके सामने चारों जो ऑप्शंस है थोड़ा जटिल आपको लग रहे होंगे। अब आप देखिए कि कौन सा जो कथन है इसमें से सही नहीं है। तो प्रश्न को सबसे पहले ध्यान से पढ़ना, क्या पूछा जा रहा है, कौन सही है या कौन सही नहीं है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ नॉट करेक्ट। तो आप देखिए कौन सा जो सही नहीं है। तो आपका जो सही नहीं विकल्प है वो है आपका 3 नंबर, अपवर्जी समावेशी एवं असमान वर्ग के अंतराल की स्थितियों में समांतर माध्य का परिकलन भिन्न भिन्न तरीके से होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह कथन जो सही नहीं है छांटिए। फिर वही सेम प्रश्न आपको पूछा गया है, फाइंड आउट द स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट करेक्ट। ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन है कि किसी वितरण प्रारूप की माध्यिका उसके अधिकतम मूल्य वाले मान में परिवर्तन से अप्रभावित रहती है। मीडियन रिमेन्स अनअफेक्टेड इफ द साइज ऑफ द लार्जेस्ट वैल्यू चेंजेस। दूसरा है किसी वितरण प्रारूप की माध्यिका उसे 2 समान भागों में बांट देती है। मीडियन डिवाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तीसरा है किसी वितरण प्रारूप की माध्यिका उसका प्रथम चतुर्थक होती है। द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज इट्स फर्स्ट क्वार्टाइल एज वेल। और चौथा आपका है पूर्ण समरूप वितरण का माध्य व माध्यिका समान होता है। मीन एंड मीडियन आर द सेम इन ए प्रिसाइजली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन।
तो आपको इसमें से छांटना है। तो इसका भी आपका जो सही विकल्प है वो है कि किसी वितरण प्रारूप की माध्यिका उसका प्रथम चतुर्थक होती है। ये चतुर्थक नहीं होती है, क्या है, बीच में दो बराबर भागों में बांटती है, इसलिए यही आपका स्टेटमेंट आपको गलत लग रहा होगा, तो ये आपका गलत हो गया। अगला प्रश्न है आपका कि सांख्यिकी में परिक्षेपण दर्शाता है, मीन्स डिस्पर्सन इन स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू। ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं कि वितरण मूल्यों का मान वितरण के औसत मान से कितना भिन्न है। The extent to which values is distribution in a distribution differ from the average of the distribution। उसके बाद आपका दूसरा है वितरण मूल्यों का मान वितरण के औसत मान पर कितना आश्रित है। The extent to which values in a distribution depend upon the average of the distribution। तीसरा है आपका व्याख्या करता है कि वितरण मूल्य का मान वितरण के औसत मान से क्यों भिन्न है। Explains about why values in the distribution differ from the average of the distribution। और फोर्थ ऑप्शन है कि वितरण मूल्यों के मान उनके औसत के बीच अंतर का परीक्षण करना है। Examine the region of difference between values in a distribution and average। तो बताइए कि सांख्यिकी में जो डिस्पर्सन होता है या परिक्षेपण होता है वो क्या दर्शाता है। तो वो दर्शाता है कि वितरण मूल्य का मान वितरण के औसत से कितना भिन्न है। ये हमेशा याद रखना है कि जो एवरेज होता है उससे कितना डिफरेंस होता है उसको दर्शाता है। अगला प्रश्न आपका है, पूछा गया है कि माध्य, माध्यिका व बहुलक के मध्य सहसंबंध है, मतलब कैसा संबंध होता है। द रिलेशनशिप ऑफ मीन, मॉड एंड मीडियम इज शोन एज। ऑप्शन दिए हुए हैं, माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 माध्य माइनस माध्यिका। उसके बाद माध्य बराबर 2 माध्यिका प्लस 2 माध्य बहुलक। तीसरा है बहुलक बराबर माध्य प्लस 3 माध्यिका। चौथा है माध्यिका बराबर बहुलक माइनस माध्य। तो आपके सामने है, आप देख लीजिए कि आपका कौन सा विकल्प सही है। तो जो सही विकल्प होगा वो होगा आपका माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 माध्य माइनस माध्यिका। मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। ओके, ये आपका क्या है, सहसंबंध, मतलब माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच में यही सही संबंध को दर्शा रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा परिक्षेपण का सापेक्षिक माप है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन। ऑप्शन दिए हैं मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, विचरण गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस और परास रेंज। चौथा है चतुर्थक विचलन, क्वार्टाइल डेविएशन। तो परिक्षेपण की जो सापेक्षिक मान होता है वो होता है आपका विचरण गुणांक, जिसे बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। इसका फार्मूला आपको मालूम होगा, क्या होता है, एच डी अपॉन मीन, होता है कि नहीं। तो आप एक काम करिए, मानक विचलन का फार्मूला, परास का और चतुर्थक विचलन का फार्मूला आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ऑप्शन दिए हुए हैं समानांतर माध्य, अरिथमेटिक मीन, मानक विचलन, माध्य विचलन, मीन डेविएशन, माध्यिका, मीडियन, बहुलक, मोड। तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा नहीं है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। सबको मालूम होगा कि वो है माध्य क्या विचलन, मीन डेविएशन। अगला प्रश्न है कि संचयी आवृत्ति वितरण का आलेख कहलाता है। ए ग्राफ ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड। ऑप्शन दिए हैं ओजाई वक्र, दूसरा है बारंबारता बहुभुज, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, पाई चार्ट एंड बार चार्ट। तो संचयी आवृत्ति को जो दर्शाता है, आलेख दर्शाता है, वो है आपका ओजाई वक्र। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस ग्राफ में समान वितरण रेखा दर्शाया जाता है। विच ग्राफ शोज लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी। ऑप्शन दिए हैं बहुरैखिक आरेख, मल्टीपल लाइन ग्राफ, दूसरा है हिस्टोग्राम, तीसरा पैरामीट्रिक वक्र, चौथा है लॉरेंज वक्र। पूछा क्या गया कि ऐसा कौन सा ग्राफ है जो समान वितरण रेखा को दर्शाता है। तो समान वितरण रेखा को कौन दर्शाता है, वो है आपका कौन सा, लॉरेंज वक्र। परफेक्ट इक्वालिटी, लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी। अगला प्रश्न है सहसंबंध गुणांक R का कौन सा मान सहसंबंध की श्रेणी में सही सुमेलित नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट R इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। ऑप्शन दिए हुए, एक तरफ वैल्यूज दी हुई है, मान दिया, तथा उसमें
किस प्रकार का संबंध है या रिलेशनशिप है वो दिया हुआ है। तो प्लस 0.99 उच्च, ये आपका उच्च होगा, ये तो सही है आपका, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। अगला है आपका 0.5 प्लस में सामान्य, क्या है सामान्य है, हाँ बिल्कुल सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है आपका -0.01 निम्न, ये भी निम्न सही है। फिर उसके बाद दिया है 1 से ऊपर शून्य, तो 1 से ऊपर तो सहसंबंध आप जानते हैं +1 से -1 के बीच में होता है, तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा, यही आपका जो है क्या होगा, सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विचलन माध्य रीति नहीं है, विच इज नॉट ए मेथड ऑफ अरेंजिंग डेविएशंस। ऑप्शन दिए माध्य विचलन, मीन डेविएशन, मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, चतुर्थक विचलन, क्वार्टाइल डेविएशन एंड परास रेंज। ठीक है, तो माध्य जो विचलन माध्य की रीति नहीं है वो कौन सी नहीं है, वो है आपका परास। अगला प्रश्न है कि अपवर्जी वर्गांतर के उदाहरण हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स। ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये पहला आपका है 10 से 20, 10 से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तीसरा है आपका, दूसरा है आपका 11 से 20, 21 से 30 और 31 से 40। उसके बाद ये आपका दशमलव में जो वैल्यू दी हुई है इसको आप देख लीजिए, 10.5 से 20.5, 20.5 से 30.5, 30.5 से 40.5। चौथा आपका दिया हुआ 11.5 से 20.5, 21.5 से 30.5, 31.5 से 40.5। और आपसे पूछा गया कि ए बी सही है या ए सी सही है या बी डी सही है या सी डी सही है। तो आप देख लीजिए कि आपका जो अपवर्जी वर्गांतर होता है एक्सक्लूसिव, वो कौन सा इसका उदाहरण सही है। तो इसका जो सही उदाहरण है वो कौन सा हो जाएगा आपका बताइए। तो आपका सही उदाहरण हो जाएगा पहला वाला एक तो, ठीक है, और उसके बाद जो है आपका कौन सा हो जाएगा, पहला वाला हो गया और उसके बाद दूसरा वाला ये वाला आपका सी वाला। ठीक है, तो ए और सी वाला आपका सही हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है कि निकटतम पड़ोसी सूचकांक के संबंध में कौन सा मूल्य सही नहीं है, विच वैल्यू इज नॉट ए ट्रू रिगार्डिंग नियरेस्ट नेबर इंडेक्स। ऑप्शन दिए हैं 0, 1, -2, 2.15। तो इसमें से आप जानते हैं कौन सा आपका सही नहीं है, तो वो आपका है कौन सा, -2। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी तुलनात्मक स्केलिंग तकनीक नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपेरेटिव स्केल टेक्निक्स। ऑप्शन दिए हैं रैंक ऑर्डर, कंसेंट सम, वर्बल फ्रीक्वेंसी स्केल एंड पेयर्ड कंपैरिजन। तो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, बताइए कौन सा है। तो आपका जो वर्बल फ्रीक्वेंसी स्केल है वो क्या है, तुलनात्मक स्केल की तकनीक नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिदर्श प्रणाली संभाव्यता पर आधारित है, विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। ऑप्शन दिए हुए सुविधानुसार प्रतिदर्श मतलब कन्वीनियंस सैम्पलिंग, दूसरा है कोटा प्रतिदर्श कोटा सैम्पलिंग, निर्णय प्रतिदर्श जजमेंट सैम्पलिंग, चौथा है स्तरबद्ध प्रतिदर्श स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। तो जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है वो कौन सी है इसमें से, वो है आपकी कौन सी है, वो है आपकी स्तरबद्ध प्रतिदर्श। ओके, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। अगला प्रश्न है कि एक अनुसंधानकर्ता किसी ग्रामीण क्षेत्र में एक उत्पाद विशेष की संभावनाओं के अध्ययन हेतु इच्छुक है, इस अध्ययन हेतु किस उपकरण को वरीयता देनी चाहिए। A researcher is interested in studying the prospects of particular product in a rural area. What tools should be preferred for study? ऑप्शन दिए निर्धारण मापनी रेटिंग स्केल, साक्षात्कार इंटरव्यू, प्रश्नावली क्वेश्चनेयर, अनुसूची शेड्यूल। तो आप बताइए कि अगर अनुसंधानकर्ता कोई ग्रामीण क्षेत्र में जाता है और कोई उत्पाद है, मान लो कि सब्जी का उत्पादन हो गया या किसी प्रकार का खाद्यान्न फसल का उत्पादन हो गया, उसके अध्ययन की संभावनाओं को अगर जानना चाहता है तो किस प्रकार के उपकरण का उपयोग करेगा। तो आपको सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, वो आप क्या करेंगे, प्रश्नावली बनाएगा। ओके, अगला प्रश्न है आपका कि शोध का मुख्य ध्येय क्या है, विच इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। ऑप्शन दिए हुए साहित्य की समीक्षा करना, टू रिव्यू द लिटरेचर, पहले से ज्ञात का सारांश करना, टू समराइज व्हाट इज द ऑलरेडी नोन, थर्ड
अकादमिक उपाधि प्राप्त करना, टू गेट एन एकेडमिक डिग्री। चौथा, नए तथ्यों की खोज करना अथवा ज्ञात तथ्यों की ताजा व्याख्या करना, टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स और टू मेक फ्रेश इंटरप्रिटेशन ऑफ नोन फैक्ट्स। तो शोध का मुख्य ध्येय आपको सीधा समझ में आ गया होगा कि फोर्थ नंबर ऑप्शन है कि नए तथ्यों की खोज करना तथा ज्ञात तथ्यों की ताजा व्याख्या करना। अगला प्रश्न है, नमूना लेने में गलती निम्न में से किसके साथ घटती जाती है? सैंपलिंग एरर डिक्रीज विद द, ऑप्शन दिए हैं नमूने के आकार में वृद्धि के साथ, डिक्रीज इन सैंपल साइज। दूसरा है नमूनों के आकार में वृद्धि के साथ, इंक्रीज इन सैंपल साइज। तीसरा, यादृच्छिकरण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ रैंडमाइजेशन। चौथा, विश्लेषण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ एनालिसिस। तो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा कि नमूने के आकार में अगर आप वृद्धि करते हैं तो नमूना लेने में जो गलती है वो घटती जाती है। अगला प्रश्न है, और इस वीडियो का मैं अंतिम प्रश्न इसको बनाता हूं, और यह है कि शोध नैतिकता किसे शामिल नहीं करती है? रिसर्च एथिक्स इज डू नॉट इंक्लूड, ऑप्शन दिए हुए हैं ईमानदारी, ऑनेस्टी। उसके बाद व्यक्ति परकता, सब्जेक्टिविटी। तीसरा, न्याय निष्ठा, इंटीग्रिटी। चौथा, वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। तो शोध नैतिकता में जो शामिल नहीं होता है वो कौन सा है? वो आपका है व्यक्ति परकता या सब्जेक्टिविटी। तो उम्मीद है कि ये जो आपको 20 प्रश्न बताए गए हैं ये आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आपसे प्रश्न थोड़ा घुमा के पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपको प्रश्नों का जो तरीका रहेगा वो इसी तरह का रहेगा। तो इस वीडियो में जो आपने 20 प्रश्न देखे वो ज्यादातर आपके सबसे ज्यादा जो थे वो थे आपके स्टैट्स से, ठीक है। इसके पहले वाले जो वीडियोस थे उनमें जो आपका था वो कार्टोग्राफी से थे। उसके पहले वाले जो वीडियो थे उसमें आपका जो है बेसिक्स से रिमोट सेंसिंग थे। तो उम्मीद है कि अगर आप अभी 50 प्रश्न इसमें बचे हुए हैं फर्स्ट पेपर में, उनको हम आगे के वीडियो में कवर करेंगे। तो जो भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए और इन उपयोगी वीडियोस को आप देखते रहिए। धन्यवाद।